हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करने जा रहे हैं बाय वेगनर। ये टॉपिक बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के बाद सारे PYQs का वीडियो बनाऊंगी जिससे ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो फॉलो करें माय टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पेस। वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रोफेसर वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे और वो एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना थ्योरी 1912 में दिया, पर 1922 तक उनका थ्योरी फेमस नहीं हो पाया था। उन्होंने अपना कंसेप्ट को एलाबरेट और एक्सप्लेन किया बुक जिसका नाम था डाई एस्टचुंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजिनी। एग्ज़ाम में आपको इस बुक का नाम दे सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है इसका ऑथर कौन है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कॉन्टिनेंटल एंड ओजिनी वर्ड से आप याद रख सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अर्थ का स्ट्रक्चर जानना है तो दो थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैं आने वाले वीडियो में आने वाले दिनों में मैं उसे बनाकर अपलोड करूँगी। अब देखते हैं इस वर्ल्ड मैप में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप में कि साउथ अमेरिका का ये पार्ट और अफ्रीका का ये पार्ट और यूरोप का ये वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट, ये यूरोप ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में फिट हो जाएगा और साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट और अफ्रीका का ये वाला पार्ट में ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। और अगर इधर देखें रॉकी माउंटेन और एंडीज़ माउंटेन का, यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में माउंटेन है और यूरेशिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये सारा पॉइंट जोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था कि ऐसा क्यों है। और एक और पॉइंट कि पोलर एरियाज़ में हम लोग जानते हैं कि वहाँ ग्लेशियर्स होता है, पर जब स्टडी किया गया या फिर खोज किया गया तो उन लोग को मिला कि इक्वेटर एरिया में भी ग्लेशियर के मार्क्स थे और जो कोल रिज़र्व है वो भी पोलर एरियाज़ में मिला। लेकिन हमें पता है कि कोल बनता है प्लांट के डिके होने से, सेडिमेंटेशन होने के प्रोसेस से कोल बनता है, तो वो इक्वेटर पे नहीं है और पोलर एरियाज़ में कोल रिजर्व्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा क्यों हुआ, इसी जानने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बना, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इसे सॉल्व करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। अब हम लोग वेगनर का थ्योरी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इस थ्योरी का देखते हैं। वेगनर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते थे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस जो पास्ट अर्थ हिस्ट्री में देखा गया है। उन्होंने ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस को दो तरीके से बताने का कोशिश किया। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कॉन्टिनेंट स्टेशनरी हो या फिर क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट किया हो, और दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि हो सकता है क्लाइमेटिक जोन स्टेशनरी हो और लैंड मासेस हैव बीन रिप्लेस और ड्रिफ्टेड, लैंड मासेस ड्रिफ्ट किया हो अपने जगह से। तो जो वेगनर है उन्होंने दूसरा पॉइंट को अपना थ्योरी का बेसिस माना, क्योंकि जो सन रेज़ है हम लोग पढ़े हैं, सन रेज़ तो फिक्स ही जगह पे है। पोलर एरियाज़ में स्लैंटिंग सन रेज़ है और इक्वेटर पे वर्टिकल है। इसके कारण हम लोग पोलर एरियाज़ और ये इक्वेटर पे ज़्यादा हीट और वेजिटेशन देखते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरा पॉइंट लिया। According to Wegener, continent or Cialic masses were floating on Sima without any resistance offered by Sima. He assumed that all land masses were united together in form of one land mass, which is named Pangaea in Carboniferous period. उन्होंने क्या बताया कि जो भी कॉन्टिनेंट थे वो पूरे एक था, जो आज तक हम लोग देख रहे हैं कॉन्टिनेंट जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा सब एक साथ था, सातों कॉन्टिनेंट, पर उसको पैंजिया कहते थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। देयर वेर सेवरल स्मॉलर इनलैंड सी scattered over Pangaea, which was surrounded by a huge water body, which was named by Wegener as Panthalassa.
जो सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था उसको पैंजिया बोलते हैं, और जो वाटर बॉडी था जो उसको सराउंड कर रहा था उसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं। अब जो पैंजिया है वो भी दो में डिवाइड हुआ है, गोंडवाना और लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। अब पिक्चर में देखते हैं इसको। ये सारा कॉन्टिनेंट एक साथ है, यहाँ पर ये सारा कॉन्टिनेंट एक साथ है, उसको पैंजिया कह रहे हैं, और ये है पैंथालासा। वाटर बॉडी से जो घिरा हुआ है वो है पैंथालासा। और अब पैंजिया डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक है लॉरेशिया, एक है गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। लॉरेशिया कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप फॉर्म नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया। लॉरेशिया है वो नॉर्थ अमेरिका है, लॉरेशिया में यूरोप है वो नदर्न पार्ट है पैंजिया का। गोंडवाना में है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका विद द सदर्न पार्ट ऑफ द पैंजिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पैंजिया है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लॉरेशिया में, एक है गोंडवाना में। लॉरेशिया में हम लोग को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप मिलता है जो भी ऊपर का पार्ट है, और जो गोंडवाना लैंड में हम लोग को साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सदर्न पार्ट ऑफ द पैंजिया। चलिए आगे देखते हैं। ही सजेस्टेड टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट है वो अपना जगह से, जो पैंजिया है वो क्यों डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर दो फोर्स के बारे में बात हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बायोएंसी फोर्स। तो दो तरह का मूवमेंट भी देखा गया है। एक है जो भी कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये इक्वेटर है और एक वेस्टवर्ड है, तो कॉन्टिनेंट इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, और एक वेस्टवर्ड है तो कॉन्टिनेंट इधर मूव कर रहा है। ये दो टाइप का मूवमेंट का बात किया गया है, एक है इक्वेटरवर्ड और एक है वेस्टवर्ड मूवमेंट। जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है वो टाइडल फोर्स है सन और मून के कारण, और इक्वेटरवर्ड मूवमेंट है ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स या फिर बायोएंसी फोर्स, दो फोर्स के कारण हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इक्वेटरवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का, वो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए टाइडल फोर्स सन और मून का। चलिए ठीक है, अब एविडेंस देखते हैं कि अब अगर ऐसा मतलब ड्रिफ्ट हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ है, तो वेगनर को एविडेंस देना होगा जिससे वो अपना थ्योरी प्रूव कर सके कि हाँ हुआ है, शिफ्ट कॉन्टिनेंट्स अपने जगह से मूव किया है। तो उसका पहला एविडेंस था, अकॉर्डिंग टू वेगनर देयर इज़ अ जियोग्राफिकल सिमिलैरिटी along both the coast of Atlantic Ocean. Both the opposing coast of Atlantic can be fitted together in the same way as two cut off pieces of wood can be refitted. ये बता रहा है कि यहाँ पे मैप में देखते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि साउथ अमेरिका का इधर वाला पार्ट और अफ्रीका का पार्ट अगर हम लोग फिट करेंगे तो वो लोग परफेक्टली फिट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं जो सॉफ्ट फिटिंग, दोनों साउथ अमेरिका और अफ्रीका में फिट हो जाता है। ये उनका पहला एविडेंस था। दूसरा एविडेंस है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस डिनोट दैट द कैलिडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ अटलांटिक ओशन आर सिमिलर। द अपलेशियन माउंटेन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका are compatible with the mountain system of Ireland, Wales and northwestern Europe. मैप में देखते हैं, ये बोल रहा है कि दोनों कोस्ट सिमिलर है। ये अटलांटिक ओशन हुआ, ये अटलांटिक ओशन हुआ, और इस वाले मैप में बोल रहा है, इस वाले एविडेंस में बोल रहा है कि जो अपलेशियन माउंटेन है वो सिमिलर है वेल्स और आयरलैंड के माउंटेन सिस्टम से। तो ये एविडेंस ये दिखाता है कि पास्ट में ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ ये अपलेशियन वाला पार्ट और ये आयरलैंड वाला पार्ट, हो सकता है ये दोनों कॉन्टिनेंट पहले एक साथ था, इसलिए इन लोग का माउंटेन सिस्टम जो है सेम ओरिजिन का है। अब थर्ड एविडेंस देखते हैं, जियोलॉजिकल बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक आर ऑल्सो आइडेंटिकल।
Do you tow it? After detailed study of the eastern coast of South America and western coast of Africa has said that geological structure of both the coast are more or less similar. According to both the land masses, South America and Africa cannot be actually brought together but near to each other. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अटलांटिक कोस्ट है कहाँ पर, जो साउथ अमेरिका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका का हैज़ सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कोस्ट। मैप में देखते हैं, यहाँ वाला ये बोल रहा है कि यहाँ ये वाला साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का ये जो दोनों कोस्ट का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है और ये लोग दोनों फिट भी हो सकता है, पर बस कुछ सेंटीमीटर के कारण परफेक्टली फिट नहीं होता क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के कारण। तो यहाँ भी ये एविडेंस दिखा रहा है कि अगर मान लो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है तो होगा कि ये लोग पास में ही मतलब साथ में थे पहले। आगे एविडेंस देखते हैं। देयर इज़ अ मार्क सिमिलैरिटी इन द फॉसिल एंड वेजिटेशन remains found on the eastern coast of the South America and the western coast of America. Western coast of यहाँ पर ये वाले पार्ट में फिर से बोल रहा है कि यहाँ यही ब्राज़ील और साउथ अमेरिका, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट ब्राज़ील का कोस्ट और अफ्रीका का कोस्ट, ये दोनों में जो फॉसिल्स है वो भी सेम मिल रहे हैं। तो फिर से वही है, यहाँ पर ये वाला एरिया को लेकर बहुत सारा एविडेंस एक साथ दिया गया। जैसे पहले जिग्स सॉ फिट, उसके बाद इन लोग का कोस्ट सिमिलर है, फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, ये लोग फिट हो सकते हैं और यहाँ पर अब फॉसिल भी सिमिलर मिल रहा है। अब आगे का एविडेंस देखते हैं। It has been reported from geodetic evidences that the Greenland is drifting westward at the rate of 20 centimeter per year. The evidence of the seafloor spreading after 1960 have confirmed the movement of landform with respect to the each other. इस एविडेंस में बोल रहा है कि जो ग्रीनलैंड है वो वेस्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ग्रीनलैंड वेस्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि अगर जैसे बोल रहा था ना सब लोग साथ हैं और कोई इक्वेटर वर्ड शिफ्ट कर रहा है, कोई वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो जो ग्रीनलैंड है वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। तो ये भी दिखा रहा है कि कहीं ये लोग एक साथ था और इसीलिए कि सारा ड्रिफ्ट किया और अलग अलग हो गया, पर ग्रीनलैंड अभी तक ड्रिफ्ट कर रहा है। इट हैज़ बीन, ये हो गया है। The lemmings, the small size animal of the northern part of the Scandinavia, have a tendency to run westward when their population is enormously increased, but they are foundered in the seawater due to the absence of any land beyond Norwegian coast. This behavior of lemmings proves that fact that the land masses were united in ancient time and animal used to migrate. यहाँ पर बात हो रहा है लेमिंग्स एक स्मॉल साइज एनिमल थे, जो मैप में देखते हैं वहाँ पे इजी होगा। लेमिंग्स, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है यहाँ पर लेमिंग्स पाया जाता था। वो उसका टेंडेंसी था कि वो बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन में हो जाए, बढ़ जाए उसका पॉपुलेशन, तो वो वेस्टवर्ड मूव करता था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही अब तो लैंड ड्रिफ्ट हो गया, तो जो सारा लेमिंग्स है वो पानी में मिला, तो इसे ये दिखाता है, इसका फॉसिल्स वाटर में मिला, इससे ये पता चल रहा है कि ये कभी साथ में था, तभी ये जो पॉपुलेशन है लेमिंग्स का, इन लोग का मूवमेंट होता था वेस्टवर्ड, अपने वेस्टवर्ड की तरफ। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये लोग साथ में था सारा कॉन्टिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉस्टोपोटेरिस फ्लोरा इन इंडिया, South Africa, Australia, Antarctica, Falkland proves the fact that all land masses were previously united and contiguous in the form of Pangea. यहाँ भी वही बोल रहा है, ग्लॉस्टोपेरिस फ्लोरा, ये भी सब साथ में था ड्रिफ्ट होने के पहले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो प्रूफ करता है कि सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था। अब अगर देखा जाए तो पूरा क्लियर हो गया ये सारा एविडेंस से कि हाँ सारा कॉन्टिनेंट साथ में था। लास्ट एविडेंस, द एविडेंस ऑफ कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन ऑफ ब्राज़ील, फॉल्कलैंड, साउथ अफ्रीका, Peninsular India, Australia and Antarctica further prove the unification of all land masses in
वन लैंड मास ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। मैप में देखते हैं ये वाला एविडेंस। यहाँ पे बोल रहा है ब्राज़ील, फल्कलैंड, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ब्राज़ील, फल्कलैंड, अफ्रीका और पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ और अंटार्कटिका, यहाँ पर ये सारा में ग्लेशिएशन देखा गया है। तो ये प्रूव करता है कि एक टाइम पर ये लोग सब साथ में था, इसीलिए जो इक्वेटर रीजन में है या ट्रॉपिक्स के अंदर है वहाँ भी ग्लेशिएशन देखा गया है। अब आगे देखते हैं इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है। वेगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द ड्रिफ्ट बिगेन ओनली इन मेसोजोइक एरा नॉट बिफोर। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये वेगनर बताए थे कि जो सबसे पहला ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ था वो मेसोजोइक एरा में हुआ था, उसके पहले नहीं। तो ये वो एक्सप्लेन करना नहीं कर पाए कि क्यों मेसोजोइक एरा में ही हुआ था। फिर दूसरा है द थ्योरी डज नॉट कंसिडर ओशन। इस थ्योरी में ज़्यादा पार्ट पैंजिया का टूटना और पैंजिया के टूटने से ही बनता है ओशन, वैसा दिखाया गया, पर कोई स्पेसिफिक ओशन के बारे में नहीं बताया गया कि ऐसे बना या ओशंस क्यों बना, ये बेसिकली नहीं बताया गया है। प्रूफ्स हेविली डिपेंड ऑन एजम्पशन दैट आर जनरलिस्ट। ये बोल रहा है जो भी प्रूफ दिया है वो जनरलिस्ट है, पूरा एग्जैक्ट या फिर कोई फैक्ट के साथ नहीं बताया गया है कि ऐसा एविडेंस है, तो ये फैक्ट के साथ बैक नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला पॉइंट हो सकता है। फोर्सेस लाइक बायोएंसी, टाइडल करेंट्स एंड ग्रेविटी आर टू वीक टू बी एबल टू मूव कॉन्टिनेंट। ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये बोल रहा है कि जो टाइडल फोर्स है, जो मूवमेंट फोर्स का था, वो बहुत ही वीक था, इसके कारण ऐसा अगर मान लीजिए टाइडल फोर्स और या बायोएंसी फोर्स इतना स्ट्रांग होता तो ये भी माना गया है कि अर्थ का रोटेशन रुक जाता, क्योंकि इन लोगों का फोर्स अगर इतना स्ट्रांग होता, इसलिए ये भी पॉइंट क्रिटिसिज्म ही है। अब आगे समरी देख लेते हैं एक बार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत बड़ा थ्योरी था तो एक बार समरी देख लेने से पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो पांचों पॉइंट है यही इम्पोर्टेंट है, इसी से एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहला कि कौन से साल में ये थ्योरी आया है, तो 1912 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये चाहते थे कि जो वर्ल्ड में क्लाइमेटिक चेंज हुआ है पास्ट हिस्ट्री में उसको एक्सप्लेन करना। अगर फोर्स का बात किया जाए कि कौन सा फोर्स के कारण अगर ड्रिफ्ट हुआ है, तो वो है बायोएंसी और टाइडल फोर्स सन और मून का। मूवमेंट दो ही टाइप का है, एक इक्वेटरवर्ड और वेस्टवर्ड। और पार्ट्स है तो कॉन्टिनेंट सब एक साथ था, जो फिर उसको पैंजिया कहते थे, उसको सराउंड करने वाला पैंथेलासा था, और दोनों डिवाइड हुआ तो नदर्न पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो यही था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एग्ज़ाम पेस।